अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा कुरैशी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे फीडबैक दिया ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में मज़ीद बेहतरी ला सकूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंतहाई क्रिटिकल और सेंसिटिव टॉपिक है और इस टाइम इसको उठाने की मजबूरी भी ये है क्योंकि सोशल मीडिया पे एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है कादियानियत के बारे में। कादियानियत क्या है और हमारा जो सबसे बड़ा हमारा बैड पॉइंट है वो ये है कि हम रिसर्च किए बगैर, हम कोई चीज़ देखे बगैर, हम कोई चीज़ जाने बगैर कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार कर शुरू हो जाते हैं। हम अगर हुकूमत की सपोर्ट में हैं तो हमारे जो दलीलें हैं, हमारे जो दलाइल हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो हुकूमत के ओपोनेंट के ख़िलाफ़ है। और जो अगर हम अपोजिशन से हैं तो हमने हर हुकूमत के बंदे को, हमने वज़ीर आज़म को जो है वो काफ़ी डिक्लेयर कर देना है और हमारे लिए हर बंदा जो है ना वो दुश्मन है अपना। तो सबसे पहले तो मेरी आज की इस वीडियो की कोशिश होगी कि मैं ये क्लियर करूं कि कादियानियत का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलीजियसली और आइनी तौर पे, कानूनी तौर पर क्या है, बेसिकली हमारे पाकिस्तान में उसकी क्या हैसियत है और क्या वो एक अक़लियत हैं या नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बहस इस वक्त ये है कि वो अक़लियत हैं या नहीं है। दूसरी बड़ी बहस ये है कि वो मजहबी हैं या नहीं है। तीसरी बड़ी बहस ये है कि क्या उनको मज़हब मानना चाहिए या उनको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो मुसलमान तो नहीं है लेकिन कोई दूसरा मज़हब तो है। चौथी बड़ी बात यह है कि वो मुर्तद हैं। मुर्तद से मुराद ये होती है कि वो बागी हैं और वो गद्दार हैं। तो उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या रियासत को उनको एज एंटिटी कोई कम्युनिटी डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं। तो मेरी ये वीडियो पूरी देखें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में दूं और इस पूरी डिबेट को किसी एक पॉइंट पर लाके ख़त्म है कि कादियानियत असल में है क्या। अगर आप इसको स्टडी करें और आप इसकी हिस्ट्री में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि ये एक फितना था जो पाकिस्तान बनने से पहले उठा, इसने सर उठाया और ये एक बड़ा अजीब फितना था जिसने हमारे पाकिस्तान इस्लाम की हिस्ट्री का उन फितनों में से एक था। जैसे इससे पहले भी नबूवत के दावे हुए और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया और एक नई बुनियाद उसने खड़ी कर दी। इसके ऊपर तमाम मुक़्तदा फ़िक्र के उलमा ने फतवे जारी किए और एक नई बहस शुरू हुई, एक नई लड़ाई शुरू हुई और जिसका इख्तिताम ये हुआ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में आखिरकार आकर पाकिस्तान के आइन से इनकी डेफिनेशन को निकाल दिया गया और पाकिस्तान के आइन की डेफिनेशन के मुताबिक इनको ऑफिशियली गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। इसकी वजह ये थी कि कोई भी फ़िरका या कोई भी शख्स अगर ये क्लेम करता है कि मैं खुदा को मानता हूँ, उसके कुरान को मानता हूँ लेकिन नबी को नहीं मानता, तो ये ऐसे ही होगा कि आप एक किताब को माने लेकिन उसके पब्लिशर को ना माने। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत पे अगर वो उसे यकीन नहीं, उसे ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं, तो इसका मतलब उस किताब में लिखी हुई बातों पे उसे यकीन नहीं। ये सिर्फ उसका एक क्लेम है कि वो उस किताब को मानता है ताकि उसको उस किताब के साथ जोड़कर पुकारा जाए। लेकिन इस आइन के बाद एक चीज़ तो वाज़िया हो गई कि पाकिस्तान में जो कादियानी मौजूद थे उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि दुनिया के बहुत से ममालिक, इवन इस्लामिक ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक इस आइन को एज आइन तस्लीम नहीं किया गया या डिक्लेयर नहीं किया गया। और जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं बड़ी, जैसा कि इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे कादियानी एज मुस्लिम हैं और एक मुस्लिम फ़िरके के तौर पे जाने जाते हैं और वो डिक्लेयर्ड अपने आप को एज मुस्लिम कहते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये मुसलमान नहीं है, यानी कुरान की रूह से जो शख्स कुरान को और हदीस को नहीं मानता, झुटलाता है, वो काफिर होता है। तो ठीक है जी, मैं इस पर कोई फतवा नहीं दे रहा, इस पर फतवे मौजूद हैं, वो जाके देख लिया। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि वो अक़लियत है। यानी अब अक़लियत क्या होती है? अक़लियत कोई भी मुसलमानों का एक छोटा सा ग्रोह होती है जो अपनी एक पहचान रखता है। मैंने मुसलमानों का कहा, कोई भी एक छोटा सा ग्रोह होती है जो अपनी एक पहचान रखता है। अब अगर हम मजहबी अक़लियत की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदू अक़लियत मौजूद है, ईसाई हैं, सिख हैं या कोई भी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियतें मौजूद हैं। लेकिन इसके लिए आपका आइन उनको एज मज़हब डिक्लेयर करता है, यानी उनके मज़हब को तस्लीम करके उनको एक अक़लियत ज़ाहिर करता है। अब जहाँ बात आती है कादियानियत की, तो ये एक बड़ा कंफ्यूज सा कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक कादियानी मुसलमान नहीं हैं लेकिन वो हैं एज मुस्लिम। अगर हम देखें या एज मुस्लिम अप्रोच हम देखें, सोशल मीडिया पे जो एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया है तो उसकी वजह यह है कि लोग और बहुत से मुसलमान जो फ़िरके हैं वो इनको मुर्तद कहते हैं। अब मुर्तद बेसिकली माइनॉरिटी नहीं होता। मुर्तद ये होता है कि मुर्तद एक बागी होता है, यानी किसी भी आइन के ख़िलाफ़ खड़े होने वाला, उसके ख़िलाफ़ सर उठाने वाला। यानी आप किसी भी मुल्क के किसी भी आइन को ले लें, जब कोई शख्स या कोई ग्रोह उठकर कहते हैं कि हम इस आइन को नहीं मानते तो उन्हें बागी और गद्दार डिक्लेयर किया जाता है और उसकी सज़ा क्या होती है ये सारे जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो इस्लाम में ऐसे ग्रोहों को मुर्तद कहा गया है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। मैं माज़रत करता हूँ अगर मैं कहीं पे कोई गलती करता हूँ, गलती की गुंजाइश मौजूद है क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट है। तो
ये मुर्तद हैं एज अ इस्लामिक कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके आइन में इनकी डेफिनेशन नहीं मौजूद। इसका ये मतलब है कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं, ये कोई ना कोई ज़रूर हैं। अब अगर ये आपके आइन के मुताबिक मुर्तद होते या गद्दार होते या आपके आइन के मुताबिक ये बागी ग्रुप होता तो इनके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई हो जाती जब ये आइन बना था। इसका ये मतलब है कि जब वो आइन बना तो उस आइन ने जहाँ पे इनको डिक्लेयर कर दिया कि ये मुसलमान नहीं है, वहीं पे ये बात भी डिक्लेयर हो गई कि ये एक माइनॉरिटी हैं और ये हैं, तो इनकी जो मौजूदगी है, जो प्रेजेंस है वो रहेगी, लेकिन इन्हें मुसलमान नहीं कहा जाएगा। यानी माइनॉरिटी के हकूक़ ही होते हैं कि उनको ज़िंदा रहने की और जगह खरीदने की, कारोबार करने की, हर चीज़ की स्टेट जो है वो इजाज़त देती है, सिवाय अपनी आइडियोलॉजी को प्रीच करना, यानी अपनी मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते वो। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की और कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि मेरा ये मानना है, मेरा ये ख्याल है कि कादियानी कभी भी हुकूमती कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मैं अभी आगे इस कमीशन के बारे में आ रहा था। अच्छा, इसके बाद अब हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया और एक कमीशन का जो भी एक सेटअप बनाया, वहाँ पे अक़लियतों के बेंचेस बनेंगे, वहाँ पे जो है वो अक़लियतें इकट्ठी होकर बैठेंगी और अपनी नुमाइंदगी करेंगी, या जो भी उनका सिस्टम है उसके अंदर कादियानियों को शामिल करने का फ़ैसला किया गया। अब यहाँ मैंने आपको बताया या तो रियासत ऐसे ग्रोहों को मुर्तद या बकौल सोशल मीडिया के गद्दार या गुस्ताख डिक्लेयर करे, तो इसका मतलब है कि वो उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करेगी। और अगर रियासत उनको नहीं डिक्लेयर करे तो इसका मतलब है रियासत उनको एक अलग एंटिटी मानती है, चाहे आप उसे अक़लियत कहें क्योंकि वो एक छोटा गिरोह है, चाहे आप उसे काफिर कहें क्योंकि वो मुसलमान नहीं हैं, चाहे आप उसे जो मर्जी नाम दें, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और रियासत उनको मानती है, यानी उनकी एंटिटी को मानती है। वो अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करते हैं, या आप भी जानते हैं रबवा में या कहीं भी जो उनके ग्रोह हैं जहाँ पे उनकी सेटिंग्स हैं वहाँ पे वो रहते हैं, अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं और रियासत उन्हें नहीं रोकती। लेकिन सवाल अब जो सबसे बड़ा वो ये हरगिज़ नहीं, मेरा ख्याल है ये है कि हुकूमत उन्हें ऐड करे या ना करे, हुकूमत उन्हें एज ए एंटिटी डिक्लेयर करे या ना करे, हुकूमत उन्हें अक़लियती बेंचों में बिठाए या ना बिठाए। सवाल ये है कि क्या कादियानी खुद ये तस्लीम करेंगे? देखिए, दुनिया भर में पाकिस्तान समेत जैसे ही ये फितना उठा और जैसे ही भुट्टो का दौर शुरू हुआ, या भुट्टो के दौर में जो एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम एज अ मुस्लिम कंट्री ये क्लेम करते हैं कि ये ग्रोह हमारा नहीं है। इसके बाद से जो कादियानी हैं उन्होंने पूरी दुनिया में एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया और उन्होंने ये कहा, उनका ये क्लेम था कि हम मुस्लिम हैं और हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। आपके सामने वो वीडियोज़ हैं जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाते हैं, आपके सामने है कि इंडिया उन्हें मुसलमान डिक्लेयर करता है, आपके सामने है कि यूरोप की तमाम कंट्रीज़ में जो कादियानी हैं वो अपने पासपोर्ट पे इस्लाम और मुस्लिम लिखवाते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि हुकूमती अक़लियती जमातों में बैठने का पहला फ़ायदा जो कादियानियों को होगा वो ये होगा कि उनको एक सीट मिल जाएगी, अपनी नुमाइंदगी मिल जाएगी हुकूमती सतह पर। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मुस्लिम नहीं है। इसका मतलब है वो एक्सेप्ट करेंगे कि वो एक माइनॉरिटी हैं, और मेरा ख्याल है कि ये भी नामुमकिन है। तो इसका मतलब है कि वो खुद इस टाइम एक बड़ी कन्फ्यूजन में है और वो फंसे हुए हैं इस तमाम मामले के पीछे। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और मेरा ख्याल है कि ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आपका क्लेम बिल्कुल ठीक है, जो लोग कहते हैं कि वो काफिर हैं बिल्कुल ठीक है, जो लोग कहते हैं कि वो मुर्तद हैं बिल्कुल ठीक है, जो लोग कहते हैं कि वो गद्दार हैं तो ठीक है, जाहिर बात है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहेगा, नाउज़ुबिल्लाह, जो उनके ऊपर तोहमत लगाएगा, जो नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम को नामुकम्मल कहेगा, तो इस्लाम की डेफिनेशन में तो वो गद्दार भी है, मुर्तद भी है, काफिर भी है, दुश्मन भी है। लेकिन आपका आइन इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। आपका आइन उनको सिर्फ एक माइनॉरिटी यानी सिर्फ इस्लाम की डेफिनेशन से खारिज करता है। तो आपके आइन को देखते हुए हुकूमत जो भी फैसला लेती है उसके साथ रहना है या नहीं रहना, यह आपका फैसला है। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि ऐसे किसी सेंसिटिव मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वबाल ना खड़ा किया जाए, एक टेंशन ना क्रिएट की जाए, लोगों को मज़ीद टेंस ना किया जाए, और अपने किरदार अदा करना चाहिए हमें ऐसे तमाम मामलों पे। और ये हुकूमत हमारी ही है, और अगर आपको लगता है कि ये वोट का हक नहीं अदा कर रहे और हुकूमत की जो नई पॉलिसीज़ हैं ये आपके वोट के ऐन मुताबिक नहीं हैं, तो सोशल मीडिया पे वबाल इकट्ठा करने की बजाय, सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा करने की बजाय अगली दफ़ा अपना वोट सोच समझ के दीजिएगा। मेरा अकाउंट सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। मेरा फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे दूंगा, उसको लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।